आज की यह वीडियो जीके के लिए 21वां भाग होगी। यहाँ पर हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि महत्वपूर्ण होगा आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। यहाँ पे 50 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर है। आपको अपना उत्तर बताने के लिए 2 से 3 सेकंड मिलेगा। क्वेश्चन है कि हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था। मतलब कि ये इतिहास से क्वेश्चन हो सकता है। इनमें से वो कौन व्यक्ति है जो कि हिंदी और फारसी दोनों को जानता था ही नहीं, विद्वान भी था। विद्वान उसको कहते हैं जो किसी भी भाषा में या फिर किसी भी क्षेत्र में अच्छी जानकारी रखता हो। तो ये है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं के विद्वान थे। अगला है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है। पटाभी सीतारमैया, N बनर्जी, BD सावरकर, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये हैं गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट ऑफ इंडिया के संस्थापक। तो अगला क्वेश्चन है कि जन गण मन इसके रचयिता कौन है। बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू। देखिए, जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गीत है और ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी रचना की गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर को भारत में सबसे पहले यानी कि 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है और ये मिला था इनको साहित्य के लिए, गीतांजलि की रचना पर। अगला है कि नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ। तो देखिए, इसको हम जानते हैं सूरत स्प्लिट के नाम से। स्प्लिट के नाम से मतलब कि सूरत विभाजन के नाम से जानते हैं। ये हुआ था 1907 में। हुआ था कहाँ पे? सूरत में। कहाँ पे फिर ये लोग जुड़ गए? तो ये लोग जुड़े 1916 में लखनऊ में। तो ये दोनों आपको याद रखना होगा। लखनऊ में जुड़ गए, 1907 में अलग हो गए। इससे पहले 1905 में बंगाल विभाजन भी हुआ था। अगला है कि वैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, सम्राट हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त प्रथम। तो आप आसानी से याद रख सकते हैं, वैनसांग मतलब कि हर्षवर्धन। वैनसांग हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे भारत आया था। अगला है कि भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता किस युद्ध में स्थापित हो गई। मतलब कि जब अंग्रेज 1613 में यहाँ पे अपनी पहली कंपनी लगाए, ये 1600 में आ चुके थे लेकिन 1613 में जब इन्होंने पहली कंपनी लगाई तो ये लोग केवल एक व्यापारी थे। इनका काम था जो इंग्लैंड का सामान था उसको यहाँ पे बेचना। लेकिन धीरे धीरे एक एक करके ये युद्ध जीतते गए। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज यहाँ पे राजा बन के उभरे। ये था प्लासी का युद्ध। अगला है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। अगर आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं तो यहीं से शुरू किया जाता है मध्यकालीन इतिहास को। और ये गुलाम वंश के संस्थापक हुआ था, संस्थापना हुई थी 1206 में और ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये रहा 1206 से लेकर के 1210 तक। इसके बाद आया इल्तुतमिश जो कि रहा 1210 से लेकर के 1236 तक। इसके बाद रजिया सुल्तान जो कि पहली महिला सुल्तान थी, तो ये रही 1236 से लेकर के 1240 तक। अगर आप देखेंगे गुलाम वंश को तो इसको मामलुक वंश भी कहा जाता है। अगला है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था। डलहौजी ने जो अवध है इसको अंग्रेजों में मिला लिया था, तो इसको मिलाने के लिए कौन सी नीति अपनाई गई। तो ये नीति थी कुप्रशासन के द्वारा। देखिए, कई तरह की नियम बनाई गई थी, जैसे कि अगर राजा का खुद का कोई बेटा नहीं है तो उस राज्य को ले लिया जाएगा, या फिर वहाँ पे अच्छे से प्रशासन काम नहीं कर रहा है तो फिर ले लिया जाएगा। अगर वो राजा अंग्रेजों को टैक्स नहीं दे रहा है तो फिर उसे ले लिया जाएगा। इस तरह की कई नीतियां थीं और उसमें किसी न किसी कारण अनेक प्रांतों को अंग्रेजों में मिलाया जा रहा था। तो जो अवध को मिलाया गया, ये मिलाया गया था कुप्रशासन के कारण। अगला है कि खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया। खजुराहो में जो कंदरिया महादेव का मंदिर है ये किसके द्वारा बनाया गया। ऑप्शन है परमार, सातवाहन, राष्ट्रकूट
या फिर चंदेल? तो ये है चंदेल। चंदेलों के द्वारा बनवाया गया था कंदरिया महादेव का मंदिर। अगला है कि 1857 की क्रांति का प्रथम कारण क्या था? 1857 में जो क्रांति हुई, इसका मतलब हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अहम रोल है। भले ही ये क्रांति फेल हुई बाद में जाकर के, लेकिन इससे हमें बहुत फायदा मिला। तो यहाँ पे इसका मेन कारण था, शुरुआती कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। हमने अभी आपको बताया कि ब्रिटिश कई तरह का रूल बना लिए थे। अगर आप टैक्स नहीं दे पाते हैं, आपका बेटा नहीं है या फिर अच्छा प्रशासन नहीं है, तो इस तरह करके अंग्रेजों ने अवध को, इसके अलावा कई और प्रांतों को, जैसे कि झांसी को, सबको अपने में मिला लिया था। तो ये इसका प्रथम कारण था। हालांकि इसमें और भी कई कारण है, जिसमें कि सैनिक असंतोष भी शामिल है। अगला है कि गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गया था? जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे एक केस के सिलसिले में, तो उनसे मिलने वहां पे कौन गया था, ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले और जवाहरलाल नेहरू। इनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए और इसी दिन हम प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ? कब शुरू हुआ ये भी पूछा जाता है, कहां शुरू हुआ ये भी पूछा जाता है। तो देखिए, कहां शुरू किया गया, अगर ये पूछा जाए तो ये शुरू किया गया बम्बई। बम्बई में एक अगस्त मैदान भी है। 9 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई। गांधी जी ने इसी में कहा था करो या मरो। तो ये मुंबई में शुरू हुआ 1942 में 9 अगस्त को। अगला है कि 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत के किस उद्देश्य से आया था? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, ये सबको पता है, लेकिन उसका काम क्या था, उसका एम क्या था? हालांकि साइमन कमीशन का जोरदार विरोध हुआ और इसी विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है पुलिस लाठीचार्ज में। तो यहाँ पे साइमन कमीशन के भारत आने के मुख्य रूप से 2 कारण थे, लेकिन अगर आप इन विकल्पों पे गौर करेंगे तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही है, प्रशासनिक सुधार पर विचार करने हेतु। अगर आपको आसान भाषा में बताएं तो देखिए, 1909 मार्ले मिंटो रिफॉर्म और 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये 2 रिफॉर्म लगाए गए थे यहाँ पे। इन्हीं को रीड करने के लिए, मतलब इनको पढ़ने के लिए कि जब अंग्रेजों ने यहाँ पे इस रूल को लगाया है तो उससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या इसको लंबे समय तक रखना ठीक है नहीं है, तो इसी को पढ़ने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन भारत तो आया, लेकिन इसका विरोध क्यों हुआ? तो विरोध होने का बस एक ही कारण था कि इसमें कोई भी इंडियन व्यक्ति नहीं था। तो जब साइमन कमीशन भारत आया और अपनी रिपोर्ट लगाया, तो उसने जो 1919 में रूल लगाया गया था इसको हटा दिया और कई तरह के और भी सुधार करने को कहा, जो कि 1935 में जिनको जोड़ लिया गया। अगला है कि किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? कहने का मतलब है कि कहाँ पे सबसे अधिक सड़कें हैं। तो ये है महाराष्ट्र, जिसकी कैपिटल है मुंबई और जिसको हम आर्थिक राजधानी भी बोलते हैं। भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ है? मुंबई है। अगला है कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त। तो ये देखिए, ये पूछा गया है कि किस शासक ने पहली बार जीता, तो ये जीता गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, जो कि मौर्य वंश का राजा था। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाया गया था 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा, जो कि एक अंग्रेजी रिटायर अधिकारी था। हालांकि कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इसे जानबूझ करके कांग्रेस को बनवाया। अब क्या था ये तो इतिहासकार ही अच्छे से बता पाएंगे। कहा जाता है कि अंग्रेज इसे इसलिए बनाए क्योंकि अंग्रेजों को ये था कि लोगों में विरोध ना हो, लोग हमसे शिकायत करें और हम उनको शिकायत दूर करने का आश्वासन देंगे। शुरुआती के 20 साल यानी कि 1905 तक यही हुआ, लेकिन बंगाल विभाजन ने एक तरह से लोगों में आग फैला दिया और तब से कांग्रेस अंग्रेजों से मुखर हो गई। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके हिसाब से आपके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी भी इनको बोला जाता है। अगला है कि असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, बताइए कि यह कब खत्म हुआ?
1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर पंजाब में, तो इसके बाद अंग्रेजों का विरोध करने के लिए ये 1920 में असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया। इसमें यह था कि हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, उनका असहयोग करेंगे, और इसको बंद कर दिया गया 1922 में। 1922 में बंद करने के पीछे कारण ये था कि चौरा चौरी एक जगह है जो कि गोरखपुर में है, वहां पर 22 पुलिसकर्मियों को एक थाने के अंदर जिंदा जला दिया गया इनकी मृत्यु से आहत होकर, क्योंकि ये जो 22 कर्मी थे ये इंडियन थे, ये काम करते थे, मतलब कि ये नौकरी कर रहे थे अंग्रेजों के लिए। तो इन लोगों की मृत्यु से आहत होकर गांधी जी ने इसको खत्म कर दिया असहयोग आंदोलन को 1922 में। अगला है कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। देखिए 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के कई कारण है। वहां पे एक कानून आया था जिसको रॉलेट एक्ट कहा जाता है, रॉलेट एक्ट, जिसको गांधी जी ने काला कानून कहा। काला कानून से ये मतलब था कि इसके खिलाफ ना तो अपील कर सकते हैं, ना तो दलील दे सकते हैं, ना तो कोई वकील कर सकते हैं। अगर पुलिस चाहे तो किसी भी व्यक्ति को 3 महीने तक बिना जज के सामने पेश किए हुए जेल में रख सकती थी। तो आज के समय में आप देखेंगे कि जब भी कोई पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो 24 घंटे के अंदर, जिसमें छुट्टी का दिन भी, रविवार का दिन भी शामिल होता है, 24 घंटे के अंदर अंदर उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। मजिस्ट्रेट चाहे तो जमानत दे दे, चाहे तो आगे बढ़ा दे केस को, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। रॉलेट एक्ट में कहा गया था ना अपील, ना दलील, ना वकील। तो इस समय आपको बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, लोग इसी काला कानून का विरोध करने के लिए उस जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे और जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवा दी, जहां पे लगभग 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। तो आपको बताना है कि उस समय वायसराय कौन था, तो ये था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1919 का जो एक्ट आया, इसको हम मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। चैम्सफोर्ड तो आपने देख लिया, भारत के गवर्नर जनरल थे। मॉन्टेगू कौन थे, तो मॉन्टेगू मंत्री थे भारत के लिए ब्रिटेन की संसद में। अगला है कि शिवाजी की राजधानी कहां पर थी। शिवाजी की, क्या रायगढ़, सतारा, पुरंदर या फिर तंजौर। तो शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़ में। अगला क्वेश्चन है कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित हैं। चैतन्य महाप्रभु के बारे में आपने कहानियां जरूर पढ़ी होंगी, 5-6 में कहानी भी है। तो आपको बताना है कि इनका संप्रदाय कौन था, तो इनका संप्रदाय था वैष्णव। अगला है कि निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया। देखिए यहाँ पे बौद्ध सभा का कहा जाता है, तो बौद्ध सभा के जो पहला इसका आयोजन हुआ 383 में हुआ, दूसरा 251 में हुआ, ये 483 में हुआ, तीसरा इस तरह होता है, और पहला पहली शताब्दी में पूछा गया है, दूसरा जो कि कहा गया था काला अशोक के द्वारा। अगला है कि बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था। जैसे कि जब बाबर भारत आया तो लगातार उसने 4 युद्ध जीते, पानीपत, खानवा, चंदेरी, और इस तरह 4 युद्ध जीता 1526, 27, 28 और 29 में। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। तो इसमें आपको कारण बताना था, तो ये था तोपखाना, क्योंकि बाबर अपने साथ तोप लेके आया था और तोप में बारूद का यूज होता था। उससे पहले जो भारतीय राजा थे वो बारूद देखे तो थे, लेकिन उसको तोप में लगा के कैसे यूज करना है ये भारतीय राजा को नहीं पता था, और बाबर अपने साथ तोप लेके आया, और यही कारण था कि लगातार इसने 4 युद्ध जीते। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता यानी कि स्पीकर बने। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, सीधे सीधे आपको यही बता देना है, तो इनका नाम है जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। इनका अगर फुल फॉर्म आप जानना चाहें तो इनका नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। अभी तक जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। अगर आप चाहते हैं पीडीएफ डाउनलोड करना तो ऐप पे जाइए, ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर जाना चाहिए कितने महीने के अंदर। तो देखिए अगर आप बात करेंगे राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति के लिए टाइम पीरियड फिक्स की गई है।
राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान होता है इसे 6 महीने के अंदर भर देना जरूरी होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए कोई निश्चित सीमा नहीं है। हालांकि इनको भी अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि कभी ये खाली रहे और खाली रहने पर तुरंत चुनाव करा के इसे भर लिया गया है। अगला है कि संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन कितने समय तक रह सकता है? तो अधिकतम 6 महीने तक रह सकता है कोई भी आपातकाल, लेकिन अगर संसद चाहे तो इसे एक एक साल बढ़ा सकती है। कितने बार? 3 बार। 3 बार एक एक साल बढ़ा सकती है पार्लियामेंट। अगला है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? पहला चुनाव 1951 में शुरू हुआ, 1952 में खत्म हुआ, लंबा चला था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पहले चुनाव आयुक्त कौन थे। उस समय एक ही व्यक्ति चुनाव आयुक्त हुआ करता था। हालांकि अगर हम आज की बात देखें यानी कि 2020 की, तो यहाँ पे 3 व्यक्ति होते हैं, जिसमें एक हेड होता है और 2 लोग उनके नीचे काम करते हैं। इनका नाम था सुकुमार सेन। अगला है किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसका है? मतलब कोई भी कानून है या किसी पर कानून बनाना है तो कौन है जो कि सुप्रीम कोर्ट से भी परामर्श मांग सकता है? परामर्श मतलब कि राय। तो ये मांगने का अधिकार है केवल और केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। हालांकि एक चीज और जानिए कि सुप्रीम कोर्ट राय तो दे देगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उसको माने। ये राष्ट्रपति की मर्जी पर आधारित है। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बेहद आसान क्वेश्चन। ये किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। खंड ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? तो क्या एक प्रशासनिक प्राधिकरण है? नहीं। परामर्शदात्री समिति है? नहीं। सलाहकार निकाय है? नहीं। इसका अपना एक ये समिति है जो कि खंड स्तर पे काम करती है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? अगर हटाना चाहे तो किसको पावर है? लोकसभा को पावर नहीं है, संसद को पावर है, मुख्य न्यायाधीश को पावर नहीं है, प्रधानमंत्री को तो बिल्कुल पावर नहीं है। यानी कि अगर संसद चाहे तो इन्हें हटा सकती है। अब संसद कहने का क्या मतलब है? क्योंकि संसद में तो लोकसभा, राज्यसभा और खुद प्रेसिडेंट होते हैं। अगर प्रेसिडेंट को हटाना होगा तो इसके लिए लोकसभा या फिर राज्यसभा में एक बिल लानी होती है, जिस पर अगर वो लोकसभा में लाया जा रहा है तो 100 लोगों के, राज्यसभा में लाया जा रहा है तो 50 लोगों के सिग्नेचर होना जरूरी है। इस सिग्नेचर को आने के बाद जो स्पीकर होंगे उस सभा के, उसको जांच कराएंगे और अगर सही पाए जाने पर विशेष बहुमत के द्वारा राष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाएगा। अगर दोनों सदनों में अलग अलग ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को पद मुक्त मान लिया जाता है। अगला है कि निर्वाचक सभा के चेयरमैन कौन थे? निर्वाचक सभा के चेयरमैन कौन थे ये आपको बताना है। तो इनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इससे पहले डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, केवल 2 दिन रहे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। दोनों लोगों में एक चीज कॉमन है कि दोनों लोग बिहार से थे। अगला है कि ब्राजील किस महाद्वीप में आता है? जैसे अगर बात करेंगे इंडिया की तो इंडिया एशिया में है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप भी है। तो ब्राजील किस महाद्वीप में आता है ये आपको बताना है। ये आता है दक्षिण अमेरिका में। चलिए कमेंट करके बताइए कितने महाद्वीप हैं, कुल कितने महाद्वीप हैं? आपके ऑप्शन है 7, 5, 4 और 3। कितने महाद्वीप हैं कमेंट करके बताइएगा। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? मतलब ऐसी गैस होती है जो कि आंख में लगे तो आंसू निकलने लगते हैं। ये पुलिस के द्वारा, आर्मी के द्वारा यूज की जाती है पब्लिक पे। तो इसमें होता क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है ये आपको बताना है। आपके पास हर एक क्वेश्चन के लिए 2 सेकंड है। अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताया करिए। इसका रासायनिक नाम है क्लोरो एसीटिफिटनोन। अगला है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है लगभग 12,756 किलोमीटर। अगला है कि लाफिंग गैस की खोज किसने की थी? लाफिंग गैस मतलब ऐसी गैस कि अगर इंसान सूंघ ले तो हंसने लगता है, ज्यादा मात्रा में सूंघ ले तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है हंसते हंसते। तो ये है प्रिस्टले के द्वारा खोजा गया था। अगला है कि इनमें से भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मतलब इनमें कौन है जो कि भारत की सबसे बड़ी झील है?
यह है वुलर झील। चलिए ये बताइए वुलर झील कहाँ पर है, कमेंट करके बताइएगा। वुलर झील कहाँ पर है, कमेंट करके बताइएगा। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है इनमें से? तो यह है दामोदर वैली परियोजना। अगला है कि वायरलेस संचार को संभव बनाने वाला वायुमंडलीय परत कौन है? मतलब कि 5 वायुमंडलीय परत होते हैं, इसमें कौन सा ऐसा परत है जिसमें वायरलेस का काम होता है? यह है आयनोस्फीयर। 2 सेकेंड इसके अंदर अपना उत्तर कमेंट करके बता दिया करिए अगर आपको आता है तो। कचारी जनजाति है कहाँ पे? हर प्रदेश में अलग अलग जनजातियां हैं, तो जो कचारी जनजाति है कहाँ पाई जाती है ये आपको बताना है। तो ये पाई जाती है असम में। असम की कैपिटल है दिसपुर। यहाँ पे एक नदी है ब्रह्मपुत्र, जिसको सबसे चौड़ी नदी के रूप में जाना जाता है, और ये सबसे बड़ी नदी पर एक टापू भी बनाती है, सादिया। अगला है कि हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? जैसे आकाशगंगा है जो हमारी, वो कैसी दिखती है ये आपको बता देना है। स्पाइरल, मतलब कि दुग्धाकार, मतलब कि दूध जैसे दिखती है, स्पाइरल आकार की है। निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? सबसे कम समय में, केवल और केवल 88 दिन में। तो यह है बुध। कृष्ण क्षेत्र सिद्धांत को किसने दिया था? मतलब ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया ये आपको बताना है। ब्लैक होल सिद्धांत दिया गया था एस चंद्रशेखर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? सूर्य भी आकाशगंगा की परिक्रमा करता है, कितना टाइम लगता है उसको? आकाशगंगा की एक परिक्रमा करने में लगभग लगता है 50 करोड़ वर्ष। अगला है कि यह किसने सबसे पहले कहा था कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? किसने कहा था सबसे पहले? कहा गया था कापरनिकस के द्वारा। गुरुत्वाकर्षण के बारे में किसने बताया? गुरुत्वाकर्षण के बारे में सबसे पहले बताया न्यूटन ने। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। यहाँ पे देखिए पूछा गया हरे प्रकाश के बारे में, तो ये करता है यूरेनस। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तारे आपको देखने पे लगता होगा कि टिमटिमा रहे हैं, मतलब कि लाइट कम या फिर ज्यादा हो रही है, तो इसका कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सेबी का फुल फॉर्म बताइए, जो कि एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी है जो भी बैंकिंग संस्थान है उनके लिए। तो आपको बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। देखिए सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 100 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? भारत की बात की जा रही है। जो 100 रुपए का नोट आता है इस पे किसका सिग्नेचर होता है? तो ये होता है आरबीआई गवर्नर का। 1 रुपए के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है ये आप कमेंट करके बताइए। 1 रुपए के नोट पर ये आपको बताना है कमेंट करके। तो अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्तिगत खाता नहीं खोला जा सकता है। जैसे कि हम किसी भी बैंक में जाते हैं, खाता खुलवा लेते हैं, तो इसमें से कौन है जहां पर हम खाता नहीं खुलवा सकते हैं लेकिन वो बैंक है? तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंकों का बैंक है, इसमें लेकिन खाता नहीं खुलता है। अर्थव्यवस्था पर घाटे की वित्त व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? यहाँ पे आपको 3 ही विकल्प मिलेगा। अगर अर्थव्यवस्था में घाटा हो रहा है तो वित्त व्यवस्था पे जो प्रभाव पड़ेगा ये होगा कि अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाएगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू।